नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं। अंधेरी रात थी, लेकिन वो साधारण अंधेरा नहीं था। वो ऐसा अंधेरा था जो आंखों के सामने होने के बावजूद दिल के भीतर उतरता चला जाता है। आसमान पर बादलों की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे चांद को जानबूझकर कैद कर लिया गया हो। हवा चल तो रही थी, मगर उसमें कोई ताजगी नहीं थी, बस एक बोझिल ठंडी चुप्पी। उत्तर दिशा में फैला वो छोटा सा गांव इस समय सोया हुआ नहीं था, बल्कि डरा हुआ था। खामोशी के पीछे डर की एक महीन परत बिछी हुई थी, जिसे हर कोई महसूस करता था, लेकिन कोई जुबान पर नहीं लाता था। गांव की आखिरी कच्ची सड़क के बाद खेतों और झाड़ियों के पार एक पुरानी हवेली खड़ी थी, ईंटों और पत्थरों से बनी, पर समय ने उसे इस कदर खोखला कर दिया था कि वो किसी जख्मी शरीर जैसी लगती थी। दीवारों पर उगी काई, टूटी खिड़कियां, झुका हुआ मुख्य द्वार, सब कुछ मिलकर ऐसा आभास देता था जैसे ये इमारत अब सिर्फ खड़ी नहीं है, बल्कि किसी अनदेखी चीज का इंतजार कर रही है। गांव वाले उसे विरक्त हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि ये नाम कब पड़ा, लेकिन हर कोई जानता था कि सूरज ढलने के बाद इस जगह का जिक्र भी अशुभ माना जाता है। गांव में बड़े बूढ़ी कहते थे कि हवेली में एक साया रहता है। वो ना पूरी तरह दिखाई देता है, ना पूरी तरह छिपा रहता है। उसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती है, ठंडी हवा के अचानक बहने में, कानों के पास उभरती फुसफुसाहट में और दिल के भीतर उठती बेवजह की घबराहट में। जिसने भी उसे देखने का दावा किया, वो पहले जैसा कभी नहीं रहा। कुछ लोग चुपचाप गांव छोड़कर चले गए, कुछ की आंखों में हमेशा के लिए एक अजीब सा खालीपन उतर आया, और कुछ ऐसे भी थे जिनके नाम अब सिर्फ पुराने किस्सों में रह गए। इन्हीं किस्सों को बेकार की बातें मानने वाला एक युवक था, ईशान। उम्र करीब 25 साल, पढ़ाई शहर से, सोच आधुनिक और स्वभाव में जिद। वो छुट्टियों में अपने पैतृक गांव आया हुआ था। बचपन में उसने भी इन कहानियों को सुना था, लेकिन तब वो डरता था। अब उसे लगता था कि डर सिर्फ अज्ञान से पैदा होता है। उसे हर रहस्य के पीछे तर्क ढूंढने की आदत थी। गांव की चौपाल पर बैठकर जब लोग फिर से हवेली की बात करने लगे, तो ईशान ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उसने कहा, पुरानी इमारत है, जानवर होंगे, हवा होगी, इंसान डर को खुद ही बढ़ा लेता है। उसकी बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए। एक बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा, कुछ डर ऐसे होते हैं जिनका तर्क नहीं होता। ईशान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उस वाक्य ने उसके भीतर कुछ जगा दिया, जिज्ञासा और शायद एक चुनौती। उसी रात जब पूरा गांव अपने अपने घरों में सिमट गया, ईशान अपने कमरे में बैठा रहा। खिड़की से दूर दिखाई देती हवेली की परछाई उसे बार बार अपनी ओर खींच रही थी। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। उसने बैग में टॉर्च, कैमरा और मोबाइल रखा। कुछ पल सोचने के बाद उसने अपने बचपन के दोस्त कबीर को फोन किया। कबीर गांव में ही रहता था, सीधा साधा, लेकिन ईशान पर आंख बंद करके भरोसा करने वाला। तू पागल है, कबीर ने कहा जब ईशान ने अपनी योजना बताई। बस देखना है, कुछ नहीं, ईशान ने शांत स्वर में कहा। साथ रहेगा तो ठीक लगेगा। काफी मनाने के बाद कबीर तैयार हो गया, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। रात करीब 11:30 बजे दोनों गांव की आखिरी सीमा पार कर रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता संकरा और अंधेरा होता गया। झाड़ियों से टकराती हवा अजीब आवाजें पैदा कर रही थी। कहीं कहीं से उल्लुओं की आवाज आती, जो उस खामोशी को और भारी बना देती। हवेली सामने आई तो कबीर अपने आप रुक गया। उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। ईशान ने टॉर्च चलाई। रोशनी हवेली की दीवारों पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आंखें एक साथ खुल गई हों। मुख्य द्वार आधा खुला था और उसके चरमराने की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। ईशान ने पहला कदम अंदर रखा। जैसे ही वो भीतर गया, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया, जिसने उसकी गर्दन के पीछे झुरझुरी दौड़ा दी। हवेली के अंदर की गंध अजीब थी, नमी, सड़न और किसी पुराने दर्द की। कबीर ने धीरे से दरवाजे के पास रुकते हुए कहा, मुझे ठीक नहीं लग रहा। ईशान ने बिना मुड़े कहा, बस थोड़ा देख लेते हैं। अंदर का हॉल बड़ा था, लेकिन उजड़ा हुआ। दीवारों पर पुराने फ्रेम लटके थे, जिनमें तस्वीरें नहीं थीं, या शायद थीं और समय ने उन्हें मिटा दिया था। छत से लटके जाले टॉर्च की रोशनी में चमक रहे थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी, जैसे सालों से कोई यहाँ नहीं आया हो। तभी ईशान की नजर जमीन पर पड़ी। धूल पर साफ साफ पैरों के निशान थे। कबीर की सांस अटक गई। ये हमारे नहीं है, उसने फुसफुसाकर कहा। ईशान ने घुटनों के बल बैठकर निशान देखे। वे ताज़ा लग रहे थे, जैसे कुछ देर पहले ही कोई गुजरा हो। उसने कैमरा ऑन कर लिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन डर से ज्यादा उत्साह था। अचानक हवेली के भीतर कहीं से टक टक की आवाज आई। कबीर ने ईशान का हाथ पकड़ लिया। चलो, अब बहुत हो गया। लेकिन ईशान आगे बढ़ चुका था। आवाज एक साइड वाले कमरे से आ रही थी। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, आवाज धीमी होती गई। कमरे में एक पुराना झूला लटका हुआ था, लकड़ी का, रस्सियों से बंधा हुआ। वो अपने आप हिल रहा था।
कोई हवा नहीं थी। कबीर पीछे हटने लगा। उसका मुंह सूख गया था। तभी ईशान को महसूस हुआ कोई और भी है। उसने मुड़कर देखा। हॉल के कोने में अंधेरे के भीतर एक आकृति खड़ी थी। वो पूरी तरह साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी ऊंचाई सामान्य इंसान से ज्यादा लग रही थी। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, जैसे वो दोनों को परख रहा हो। कबीर के मुंह से एक दबा हुआ चीख सा निकला। आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। ईशान के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने कैमरा उठाया। फ्लैश चमकी। एक पल के लिए पूरा कमरा रोशनी से भर गया, और फिर अंधेरा। वो आकृति गायब थी। हवेली के भीतर एक ऐसी आवाज गूंजी जो ना पूरी तरह चीख थी, ना पूरी तरह कराह। कबीर ने ईशान को खींचा और दोनों पूरी ताकत से बाहर की ओर भागे। पीछे से लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, पीछा कर रहा हो, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वे खुले मैदान में पहुंचे, तब जाकर कबीर जमीन पर बैठ गया। उसकी सांसें बेकाबू थीं। ईशान भी कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखें कैमरे पर टिकी थीं। उस रात वे किसी को कुछ नहीं बता पाए। अगले दिन जब सूरज निकला, सब कुछ सामान्य लग रहा था। हवेली दूर से बस एक पुरानी इमारत जैसी दिख रही थी। ईशान ने खुद को समझाया कि शायद वो सब भ्रम था, डर, अंधेरा और मन की चाल। लेकिन फिर उसने कैमरे की तस्वीरें देखी। एक तस्वीर में झूले के पीछे एक धुंधली सी परछाई साफ नजर आ रही थी। उसकी आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों की जगह खाली बंद था। ईशान को पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो जिस तर्क की तलाश में था, वो इस कहानी के लिए काफी नहीं था, और ये भी कि ये सब यहीं खत्म नहीं होने वाला था। रात को जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी, फिर आओ। ईशान की आंखें खुल गईं। कमरा खाली था, लेकिन उसे पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। उस रात के बाद ईशान की नींद जैसे कहीं खो गई। आंखें बंद करते ही उसे वही धुंधली आकृति दिखती, कोने में खड़ी, बिना आंखों वाली, स्थिर लेकिन जागती हुई। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, बहुत पास, इतना पास कि अगर वो हाथ बढ़ाए तो ठंडी हवा को छू सकता है। वो झटके से उठ बैठता, पसीने में भीगा हुआ, लेकिन कमरा खाली होता। फिर भी खालीपन में कुछ ऐसा था जो उसे भरोसा नहीं करने देता था। दिन में वो खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता, माँ से बातें करता, मोबाइल देखता, बाहर निकलकर धूप में बैठता, लेकिन धूप भी अब उसे गर्म नहीं लगती थी। उसके भीतर एक अजीब सी ठंड बनी रहती। कबीर से वो बात करना चाहता था, लेकिन कबीर खुद उससे बचने लगा था। गांव में ये बात फैल चुकी थी कि दोनों हवेली के अंदर गए थे। लोग नजरें चुराने लगे थे, जैसे ईशान के साथ कोई अनदेखी चीज भी चल रही हो। तीसरे दिन ईशान ने कबीर को जबरदस्ती मिलने बुलाया। कबीर की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। वो बार बार पीछे देख रहा था, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। तुझे भी सुनाई देता है? ईशान ने अचानक पूछा। कबीर ने सिर उठाकर उसे देखा। कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे से बोला, रात को कोई मेरा नाम लेता है। ईशान का दिल जोर से धड़क उठा। मेरा भी। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। ये चुप्पी किसी समझौते जैसी नहीं थी, बल्कि डर की साझेदारी थी। कबीर ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगता है वो हमें छोड़ने वाला नहीं है। ईशान ने कैमरा उठाया और कबीर को वो तस्वीर दिखाई। कबीर ने जैसे ही तस्वीर देखी, उसने मुंह फेर लिया। इसे मिटा दे, उसने कहा। यह ठीक नहीं है। लेकिन ईशान मिटा नहीं पाया। कुछ तो था उस तस्वीर में, एक खिंचाव, जैसे वो तस्वीर नहीं, कोई दरवाजा हो। उसी रात ईशान ने सपना देखा। वो हवेली के अंदर खड़ा था, इस बार अकेला। दीवारें सांस ले रही थीं, फर्श नरम लग रही थी, जैसे मिट्टी नहीं, मांस हो। और फिर वो साया सामने आया। इस बार वो भागा नहीं, वो बोला, तुम देख चुके हो, अब लौटना पड़ेगा। ईशान की नींद टूट गई। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा छाती फट जाएगी। उसी पल उसके मोबाइल पर रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक ऑडियो फाइल बन रही थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन फाइल में धीमी धीमी फुसफुसाहट दर्ज हो रही थी। अगले दिन उसने तय कर लिया उसे फिर जाना होगा, लेकिन इस बार सिर्फ देखना नहीं, समझना होगा। डर से भागने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि डर अब उसके साथ चल रहा था। उसने शहर में रहने वाले अपने पुराने दोस्त अद्वैत को फोन किया। अद्वैत पत्रकारिता पढ़ता था, तर्कशील था और अजीब मामलों में दिलचस्पी रखता था। ईशान ने सब कुछ बताया, हवेली, साया, तस्वीर, आवाजें। अद्वैत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, या तो तुम सब भ्रम में हो, या फिर वहां कुछ ऐसा है जिसे अब तक किसी ने ठीक से समझा नहीं। मैं आ रहा हूं। 3 दिन बाद अद्वैत गांव पहुंचा। उसने आते ही हवेली की तरफ देखा, जैसे वो पहले से जानता हो कि असली कहानी वहीं है। उसने ईशान से कहा कि वे दिन में भी वहां जाएंगे, ताकि जगह को समझ सकें। दिन के उजाले में हवेली उतनी डरावनी नहीं लग रही थी।
लेकिन फिर भी उसमें एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई बहुत पुराना दुख दीवारों में कैद हो। अद्वैत हर चीज नोट कर रहा था, दरारें, टूटे फर्श, पुराने ताले। पीछे के हिस्से में उन्हें एक बंद कमरा मिला जो पहले नहीं दिखा था। दरवाजा भारी था और उस पर जंग लगा ताला था। अद्वैत ने कहा, यह कमरा जानबूझकर बंद किया गया है। शाम ढलने से पहले वे लौट आए, लेकिन ईशान जानता था असल बात रात में ही खुलेगी। उस रात तीनों, ईशान, अद्वैत और अनिच्छा से परियार हुआ कबीर फिर हवेली की ओर बढ़े। आसमान पर चांद आधा छिपा हुआ था। हवेली उन्हें दूर से ही पहचानती हुई लग रही थी। अंदर घुसते ही वही ठंडी हवा, लेकिन इस बार ईशान को वो हवा जानी पहचानी लगी, जैसे कोई पुराना परिचित। वे सीधे उस बंद कमरे की ओर बढ़े। अद्वैत ने ताले को जोर से खींचा। एक अजीब सी आवाज के साथ ताला खुल गया, जैसे वो खुलने का इंतजार कर रहा हो। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी थी, कुछ बिखरे कागज और फर्श पर बना हुआ एक गोल निशान, जैसे कभी वहां कुछ जलाया गया था। कागजों में हवेली के पुराने मालिक का नाम था, माधव राय, एक अमीर आदमी जिसने अपने लालच में गांव की जमीनें हड़प ली थीं। कुछ लोग अचानक गायब हो गए थे। शिकायतें दर्ज हुई थीं, लेकिन सब दबा दी गईं। अद्वैत ने कहा, यह साया शायद सिर्फ भूत नहीं है, यह अपराध बोध का रूप हो सकता है, या किसी अधूरी सजा का। तभी कमरे का तापमान अचानक गिर गया। कबीर के मुंह से सिसकी निकल गई। कोने में अंधेरा गाढ़ा होने लगा। वही आकृति उभरने लगी। इस बार वो और पास था। ईशान को महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ खिंच रहा है, जैसे कोई उसे अंधेरे में बुला रहा हो। अद्वैत ने कैमरा उठाया। फ्लैश चमकी। आकृति डगमगाई, लेकिन गायब नहीं हुई। उसने पहली बार सिर उठाया और फुसफुसाया, अधूरा। हवेली कांप उठी। तीनों जान बचाकर बाहर की ओर भागे। पीछे से वो आवाज पीछा करती रही, अधूरा, अधूरा। बाहर निकलकर भी ईशान जानता था, अब ये सिर्फ देखने या रिकॉर्ड करने की बात नहीं रही। ये किसी अधूरी कहानी को पूरा करने की मांग थी, और वो कहानी किसी न किसी तरह उससे जुड़ चुकी थी। रात के सन्नाटे में हवेली फिर से शांत खड़ी थी, लेकिन उसके भीतर कुछ जाग चुका था, और ईशान भी। उस रात के बाद ईशान को पहली बार यह एहसास हुआ कि हवेली सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि एक स्मृति थी। ऐसी स्मृति जो मिटने से इनकार कर चुकी थी। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई, लेकिन उसके भीतर का अंधेरा वैसा ही बना रहा। अधूरा। वो शब्द बार बार उसके कानों में गूंजता रहा। उसे लगा जैसे वो शब्द उसकी धड़कनों के साथ तालमेल बैठा चुका हो। कबीर ने फोन उठाना बंद कर दिया था, और अद्वैत पूरे गांव में पुराने रिकॉर्ड्स की तलाश में भटक रहा था। दोपहर होते होते अद्वैत को कुछ कागज मिले। पुरानी पंचायत की रजिस्टर कॉपी, जमीनी विवादों की शिकायतें और एक अधूरा सा पुलिस नोट। सबका केंद्र एक ही नाम था, माधव राय। कागजों से यह साफ होने लगा कि हवेली के भीतर सिर्फ अमीरी नहीं रहती थी, बल्कि डर भी पाला जाता था। जिन परिवारों की जमीनें छीनी गईं, वे अचानक गायब हुए। कुछ ने गांव छोड़ा, कुछ का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। शिकायतें दर्ज हुईं, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, जैसे किसी ने इतिहास के पन्ने मोड़ दिए हों। शाम को अद्वैत और ईशान फिर मिले। अद्वैत ने धीमे स्वर में कहा, यहां न्याय कभी पूरा नहीं हुआ, और जहां न्याय अधूरा रह जाए, वहां स्मृतियां साया बन जाती हैं। ईशान ने कैमरे की ओर देखा। उसे लगा जैसे कैमरा उसे देख रहा हो। वो समझ रहा था कि तस्वीरें और रिकॉर्डिंग सिर्फ सबूत नहीं, बल्कि निमंत्रण भी हैं। उस रात वे फिर हवेली पहुंचे, इस बार तैयारी के साथ। अद्वैत के पास नोट्स थे, ईशान के पास कैमरा और रिकॉर्डर, और कबीर फिर भी आया, लेकिन उसकी आंखों में एक तय हार थी। हवेली के भीतर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे दीवारें उन्हें पहचान रही हों। हवा में वही ठंडक, वही नमी, लेकिन इस बार उसमें एक इंतजार भी था। वे सीधे उस बंद कमरे में गए जहां गोल निशान था। अद्वैत ने फर्श को टॉर्च से देखा। राख के बीच कुछ उभरा हुआ था, एक पुराना तावीज, आधा जला हुआ। उस पर कुछ अक्षर खुदे थे जो समय से घिस चुके थे। अद्वैत ने कहा, यहां कुछ किया गया था, कोई रस्म, कोई सौदा। उसी पल रिकॉर्डर में कुसफुसाहट तेज हो गई, जैसे कोई पास आकर बोल रहा हो, लौटा दो। ईशान का गला सूख गया। क्या?
उसने फुसफुसाकर पूछा, जैसे जवाब मिल जाएगा। कमरे के कोने में अंधेरा गाढ़ा होने लगा। इस बार आकृति पूरी तरह उभरी, लंबी, झुकी हुई और भारी। उसने हाथ उठाया और ईशान को लगा जैसे उसकी छाती पर कोई बोझ रख दिया गया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। अद्वैत ने तेजी से पढ़ना शुरू किया। कागजों पर लिखे नाम, तारीखें, जगहें। जैसे जैसे वो पढ़ता गया आकृति थरथराने लगी। ये नाम, अद्वैत ने कहा, ये वे लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ। और ये, उसने कागज दिखाया, ये स्वीकारोक्ति है जो कभी सार्वजनिक नहीं हुई। ईशान ने कैमरे का फ्लैश चलाया। रोशनी में पहली बार आकृति का चेहरा साफ हुआ। वो चेहरा किसी एक आदमी का नहीं था। उसमें कई रेखाएं थीं, कई भाव, जैसे कई कहानियां एक साथ फंसी हों। वो बोला नहीं, लेकिन उसकी पीड़ा कमरे में फैल गई। कबीर अचानक गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कहीं और देख रहा था। उसके मुंह से धीमी आवाज निकली, वो मुझे दिखा रहा है। ईशान उसके पास झुका तो उसे लगा जैसे कबीर के जरिए हवेली बोल रही हो। पुराने सौदे, दबे हुए सच और वो पल जब न्याय को खरीद लिया गया था। आकृति ने फिर फुसफुसाया, अधूरा, पूरा करो। अद्वैत ने कहा, हमें यह सब बाहर लाना होगा, नामों के साथ, सबूतों के साथ, तभी यह खत्म होगा। उसी क्षण हवेली कांपी, जैसे किसी ने भीतर से दीवारों को धक्का दिया हो। हवा तेज हो गई और अंधेरा पीछे हटने लगा। आकृति डगमगाई, जैसे वो पहली बार कमजोर पड़ रही हो। वे किसी तरह बाहर निकले। कबीर होश में आया, लेकिन उसकी आंखों में एक नई थकान थी। ईशान जानता था, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। सच सामने लाना ही पड़ेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। रात गहरी हो चुकी थी। दूर से हवेली शांत दिख रही थी, लेकिन ईशान को पता था, ये शांति अस्थायी है। उसके मोबाइल पर रिकॉर्डर अपने आप बंद हुआ और आखिरी शब्द दर्ज थे। सुबह होते ही गांव में अजीब बेचैनी फैल गई, जैसे किसी ने हवा में कोई खबर छोड़ दी हो, बिना बोले। ईशान को रात की थकान के बावजूद नींद नहीं आई थी। रिकॉर्डर की आखिरी आवाज उसके दिमाग में घूमती रही, पूरा करो। उसने तय कर लिया था कि अब वो सिर्फ डर से नहीं, जिम्मेदारी से भी बंध चुका है। अद्वैत ने सारे दस्तावेज, तस्वीरें और ऑडियो फाइलें एक जगह इकट्ठा कर लीं। वो जानता था कि अधूरा सच अगर आधा आधा बाहर गया तो वही सच उन्हें डुबो भी सकता है। उन्होंने सबसे पहले पंचायत के बुजुर्गों से बात करने का फैसला किया। पुराने लोग शुरू में चुप रहे, नजरें चुराते रहे, लेकिन जब अद्वैत ने नाम, तारीखें और जमीनों के नक्शे सामने रखे तो एक बूढ़े की आंखों में पानी आ गया। उसने धीमे से कहा कि माधव राय ने कई लोगों को डराकर कागजों पर अंगूठा लगवाया था, और जो माने नहीं वे रात में गायब हो गए। किसी ने पुलिस में जाना चाहा था, लेकिन रिश्वत और धमकियों ने सब दबा दिया। वही अधूरा न्याय अब हवेली में सांस ले रहा था। खबर धीरे धीरे फैलने लगी। दोपहर तक गांव में फुसफुसाहटें तेज हो गईं। कुछ लोग ईशान के खिलाफ हो गए, कहने लगे कि वो मुसीबत बुला रहा है। कुछ ने समर्थन किया, लेकिन डर के साथ। उसी शाम अद्वैत ने तय किया कि वे ये सब शहर के एक बड़े अखबार और ऑनलाइन पोर्टल को देंगे। अगर रोशनी आई, उसने कहा, तो साया कमजोर पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला ईमेल भेजा, बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। हवेली की तरफ से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। ईशान को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो। नहीं। रात गहराई। कबीर अचानक ईशान के घर पहुंचा। उसका चेहरा पीला था। उसने बताया कि उसे दिन दहाड़े हवेली के भीतर बुलावा महसूस हुआ, जैसे कोई धागा उसे खींच रहा हो। ईशान समझ गया, अब साया दबाव बना रहा था। अद्वैत ने सुझाव दिया कि वे आखिरी बार हवेली जाएं, सारे सबूत साथ लेकर, और वहीं रिकॉर्ड करें कि क्या होता है। अगर उसे चाहिए कि सच पूरा हो तो उसे सुनना पड़ेगा। वे तीनों फिर हवेली पहुंचे। इस बार हवेली पहले से अलग लग रही थी, जैसे भीतर कुछ जाग चुका हो। दरवाजा पूरी तरह खुला था। अंदर कदम रखते ही रिकॉर्डर अपने आप चालू हो गया। हवा में एक भारीपन था, जैसे हर शब्द का वजन बढ़ गया हो। वे उसी कमरे में पहुंचे जहां गोल निशान था। अद्वैत ने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। नाम, अपराध, तारीखें। ईशान ने तस्वीरें दिखाईं। कबीर ने कांपते हाथों से गवाही दी, जो उसने देखा, जो उसने महसूस किया। जैसे जैसे शब्द आगे बढ़े, कमरे का अंधेरा सिकुड़ने लगा। दीवारों पर दरारें उभर आईं। फर्श के निशान से ठंडी भाप उठने लगी। तभी साया सामने आया।
पहले से ज्यादा स्पष्ट, लेकिन पहले से ज्यादा टूटा हुआ। उसके भीतर कई चेहरों की परछाइयां थीं। वो आगे बढ़ा, लेकिन हर कदम पर जैसे उसे चोट लग रही हो। उसने पहली बार साफ शब्दों में कहा, सुनाओ सब। अद्वैत ने आखिरी कागज पढ़ा, वो स्वीकारोक्ति जो कभी बाहर नहीं आई थी। जैसे ही शब्द पूरे हुए, साया रुक गया। हवेली कांपी, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, थकान से। हवा शांत होने लगी, अंधेरा पीछे हट गया। साया धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा, जैसे बोझ उतर रहा हो। लेकिन तभी एक तेज झटका आया। कबीर चीख उठा। ईशान ने देखा, कबीर के पैरों के पास फर्श धंस रही थी। हवेली मानो आखिरी कोशिश कर रही हो, किसी को अपने साथ बांध लेने की। ईशान ने आगे बढ़कर कबीर का हाथ पकड़ा। अद्वैत ने रिकॉर्डर को जमीन पर रखकर कहा, अब नहीं। एक पल को सब कुछ थम गया। फिर साया पीछे हटा। कमरे की दीवारों पर जमी ठंडक पिघलने लगी। दरारें शांत हो गईं। साया बिना आवाज के घुल गया, जैसे धुआं हवा में खो जाए। हवेली अचानक बहुत पुरानी और बहुत खाली लगने लगी। वे बाहर निकले। आसमान पर बिजली लौटी। गांव में रोशनी फैल गई। ईशान को लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसके सीने से हट गया हो। लेकिन वो जानता था, ये अंत नहीं, बस आखिरी कदम से पहले की शांति है। अगली सुबह खबर छपी, नामों के साथ, सबूतों के साथ, हवेली की तस्वीरों के साथ। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ रोए, कुछ ने राहत की सांस ली। और हवेली, वे अब पहली बार सिर्फ एक इमारत लगने लगी थी। लेकिन रात को जब ईशान सोने ही वाला था, उसके फोन पर एक नई ऑडियो फाइल बनी। एक शब्द, धन्यवाद। खबर छपने के बाद गांव की सुबह अलग थी। लोग देर तक चौपाल पर बैठे रहे, बातें हुईं, बहसें हुईं, और पहली बार कई नाम खुले तौर पर लिए गए। जिन परिवारों के साथ अन्याय हुआ था, वे सामने आए। कुछ ने वर्षों बाद पहली बार राहत की सांस ली, कुछ की आंखों में आंसू थे। खोए हुए लोगों की यादें फिर से ताज़ा हो गई थीं। हवेली अब भी खड़ी थी, लेकिन उसका डर जैसे किसी और समय में चला गया हो। ईशान ने महसूस किया कि अब वो उसे देखते हुए कांपता नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी से भर जाता है। अद्वैत शहर लौटने से पहले बोला, सच कभी शोर नहीं करता, वो बस टिक जाता है। ईशान ने सिर हिलाया। कबीर चुप था, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी दहशत नहीं थी। वो जैसे भीतर से हल्का हो गया था। दिन में हवेली के आसपास लोग आने लगे, कुछ देखने, कुछ याद करने, कुछ बस ये यकीन करने कि डर सचमुच चला गया है। शाम ढलते ढलते एक पंचायत बैठी। तय हुआ कि हवेली को सील किया जाएगा और उसकी जमीन पर कोई निर्माण नहीं होगा। वहां एक छोटा सा स्मृति स्थल बनेगा, नामों के साथ, तारीखों के साथ। ईशान ने यह सुनकर राहत महसूस की। उसे लगा जैसे साया जिस पूरे की मांग कर रहा था, वो सिर्फ सबूत नहीं, स्वीकृति थी। उस रात ईशान फिर हवेली के पास गया, अकेला, बिना कैमरे, बिना रिकॉर्डर। हवा शांत थी। दीवारें अब ठंडी नहीं लग रही थीं। उसने भीतर कदम रखा तो उसे लगा जैसे इमारत थकी हुई है पर शांत। वही कमरा, वही गोल निशान। अब राख नहीं थी, बस एक हल्की सी छाया। उसने धीमे स्वर में कहा, अब सब सुन लिया गया है। कुछ नहीं हुआ, कोई फुसफुसाहट नहीं, कोई ठंडा झोंका नहीं, बस एक गहरी सच्ची चुप्पी। ईशान बाहर निकला। आसमान साफ था, चांद पूरा दिखाई दे रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि रात डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए भी हो सकती है। लौटते वक्त उसे लगा जैसे पीछे से कोई देख रहा हो, लेकिन इस बार उसमें भय नहीं था, बस एक विदाई। दिन बीते, गांव सामान्य होने लगा। स्मृति स्थल बन गया। लोग वहां रुकते, नाम पढ़ते और आगे बढ़ जाते। हवेली धीरे धीरे समय की परतों में खोती चली गई। ईशान ने कैमरे की आखिरी तस्वीरें एक फोल्डर में रख दी, न दिखाने के लिए, न छिपाने के लिए, बस याद के तौर पर। एक रात, महीनों बाद, उसके फोन में एक पुरानी फाइल खुली। वही आखिरी ऑडियो, धन्यवाद। उसने फाइल बंद की और मुस्कुरा दिया। उसे लगा जैसे कहानी ने अपना अंत खुद चुन लिया हो। कुछ रहस्य सुलझते नहीं, वे स्वीकार किए जाते हैं। कुछ डर मिटते नहीं, वे अर्थ बन जाते हैं। और कुछ जगहें डरावनी नहीं होती, वे बस यादों का बोझ उठाए खड़ी रहती हैं। विरक्त हवेली अब भी वहां है,
लेकिन साया नहीं। और ईशान जानता है कि जब सच पूरा हो जाए तो अंधेरा भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सुन रहे हैं डरावना साया।